जीतराम शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा। डियर स्टूडेंट्स, हम आज हमारा टॉपिक डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन टू थिंग्स। वन इज द बिलीफ्स ऑफ ब्रिटिश इरा एंड सेकंड the democratic and public welfare governance followed after independence. The foundations of established by Indian Constitution are the foundation of current Indian governance system. यानी भारतीय प्रशासन की विशेषताओं में हम कह सकते हैं कि जो हमारा भारतीय प्रशासन है वो मुख्य रूप से दो बातों पर आधारित है। एक तो ब्रिटिश काल की मान्यताएं और दूसरी स्वतंत्रता के बाद अपनाई जाने वाली लोक कल्याणकारी शासन व्यवस्था। जो भारतीय प्रशासन की आधारशिला है वो हमारे भारतीय संविधान पर टिकी हुई है। जो हमारा आज का गवर्नेंस का सिस्टम है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान पर आधारित है और भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है। फीचर्स ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। पॉइंट 1 इज इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन डेवलपमेंट, यानी भारतीय प्रशासन विकास पर आधारित है। इसमें हम लिख सकते हैं कि भारतीय प्रशासन विकास पर आधारित है। भारतीय प्रशासन पर प्राचीन कालीन भारत और मध्यकालीन भारतीय प्रशासन का बहुत प्रभाव है। प्राचीन काल में चाहे राजतंत्रीय शासन प्रणाली को अपनाया गया था, फिर भी आधुनिक लोकतंत्र व्यवस्था की तरह उस समय भी एक मंत्री परिषद होती थी और राजा और मंत्री परिषद सार्वजनिक नीतियों का निर्माण करते थे और कुशल अधिकारी वर्ग उसको लागू करते थे। प्रशासन में विकेंद्रीयकृत शासन प्रणाली को अपनाया जाता था, लेकिन मुगल काल के जो प्रशासक हैं वो सामंतवादी थे और उन्होंने केंद्रीयकृत शासन प्रणाली को अपनाया। मुगलों के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो गया। उनका शासन भी दमन पर आधारित था और केंद्रीयकृत प्रणाली को अपनाया। 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय प्रशासन ब्रिटिश महारानी के नियंत्रण में आ गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में कानून के शासन की स्थापना की गई। राष्ट्रीयवादी आंदोलन के परिणाम स्वरूप हमें आजादी मिली और स्वतंत्रता के बाद हमारा जो आज का प्रेजेंट प्रशासन है वो हमें मिल गया। दूसरा पॉइंट है, हम डिस्कस कर सकते हैं चेंजेबल एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज परिवर्तनशील प्रशासन। यानी भारतीय प्रशासन की जो नेचर है वो परिवर्तनशील है। समय समय अनुसार इसमें परिवर्तन हुआ है। जो ब्रिटिश काल का प्रशासन था वो अनुशासन, दक्षता के साथ साथ लोगों का दमन और शोषण करता था। उसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश हितों की रक्षा करना था। परंतु स्वतंत्रता के बाद भारतीय प्रशासन में पुनः परिवर्तन आया, क्योंकि अब भारत में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हो गई। अब जो प्रशासन है वो जनता के स्वामी की बजाय जनता के सेवक की भूमिका में आ गया। थर्ड पॉइंट, यानी एम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, यानी प्रशासन का जो अब उद्देश्य है वो है सामाजिक आर्थिक न्याय। तो इसमें हम लिख सकते हैं
कि भारतीय प्रशासन की ये महत्वपूर्ण विशेषता है कि प्रशासन का उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक न्याय, क्योंकि ये सब उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिए गए हैं और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी राज्य से ये उपेक्षा की जाती है कि राज्य इस प्रकार से प्रशासन करे जिसमें लोक कल्याण की उन्नति हो और संविधान द्वारा निर्बल लोगों के शैक्षणिक सांस्कृतिक हितों की उन्नति करेगा राज्य, और हर प्रकार के शोषण से जो प्रशासन है उनको संरक्षण देगा। और चौथी विशेषता है पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी प्रशासन की राजनीतिक निष्पक्षता। ये एक विशेषता है कि जो भारतीय प्रशासन है वो राजनीतिक रूप से तटस्थ है, निष्पक्ष है। इसका अभिप्राय ये है कि जो भारत में लोक सेवक हैं वो किसी भी दलीय राजनीति में भाग नहीं ले सकते और उनको कोई प्रकार का राजनीतिक संरक्षण नहीं दिया जाएगा और वे राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर के कार्य करेंगे। लोक सेवकों की भूमिका सिर्फ चुनावों के समय मतदान करने तक ही सीमित कर दी गई है। आगे फिफ्थ विशेषता है हायरार्किकल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो भारतीय प्रशासन है पद सोपान पर आधारित है। यानी भारतीय प्रशासन की ये विशेषता है कि यह पद सोपान पर आधारित है। इसका अर्थ हुआ कि सभी जो कर्मचारी हैं वो एक आज्ञा की एकता या आज्ञा के सूत्र में बंधे हुए हैं। प्रशासन को विभिन्न स्तरों में बांटा जाता है। सभी स्तरों पर विभागीय प्रशासन भी पद सोपान के आधार पर चलाया जाता है। प्रत्येक विभाग के उच्च अधिकारी को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को आदेश देने और अपनी आज्ञाओं का पालन करवाने की सत्ता प्राप्त है। ये जरूरी भी है क्योंकि किसी भी संगठन में यहाँ बहुत सारे व्यक्ति कार्य कर रहे होते हैं, तो उसमें सबसे पहली बात ये होती है कि कौन किसकी आज्ञाओं का पालन करेगा। और अगर इस सिद्धांत को ना अपनाया जाए तो कोई भी प्रशासन ठीक तरह से नहीं चल सकता। और सिक्स्थ पॉइंट है मिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी सामान्यवादी और विशेषज्ञों से युक्त प्रशासन। यानी भारतीय प्रशासन में दोनों प्रकार के लोक सेवक हैं, जिसमें सामान्यवादी भी हैं और विशेषज्ञ। सामान्यवादी से हमारा अभिप्राय जो स्वतंत्रता से पहले आईसीएस अधिकारी होते थे और स्वतंत्रता के बाद आईएएस अधिकारी यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज वाले अधिकारी, उनकी प्रधानता स्थापित हो गई थी। परंतु स्वतंत्रता के बाद जैसे देश का चौमुखी विकास करना था हमने, तो बड़े राजनीतिक, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों के विकास के लिए हमें विशेषज्ञों को भी सेवाओं में लेना पड़ा। आज भारतीय प्रशासन में बहुत बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर्स, साइकोलॉजिस्ट आदि बहुत सारे लोगों को भर्ती किया गया है ताकि भारत का सही तरीके से विकास हो सके। और सातवां पॉइंट जो है, फीचर है, वो है डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी भारतीय प्रशासन लोकतंत्रात्मक प्रशासन है। यानी जो भारतीय प्रशासन है लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित है, यानी जो मेन प्रभु सत्ता है वो जनता में निहित है। केंद्रीय और राज्य स्तर पर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिस कारण प्रशासन जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी है। प्रशासन का कोई भी हम विभाग ले लें, वो किसी न किसी मंत्री के अधीन होता है और मंत्री अपने प्रशासन के लिए संसद या राज्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है।
यदि उसके विभाग का प्रशासन ठीक प्रकार से ना चले तो संसद में और राज्य विधानमंडल में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, प्रेस के द्वारा उसकी आलोचना की जा सकती है और जनता में एक जनमत का निर्माण हो जाता है सरकार के खिलाफ। तो इसलिए जो मेन प्रशासन है, जो मेन सत्ता है, वो जनता के हाथों में निहित है। और 8वां पॉइंट है प्रशासन का विशाल क्षेत्र, यानी स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी वाइडर, यानी भारतीय प्रशासन का आकार बहुत बड़ा है जिसके कारण इसमें एकरूपता का अभाव भी पाया जाता है। भारतीय प्रशासन में बहुत बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी हैं और इनकी संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। विशाल प्रशासनिक ढांचे के कारण प्रशासन का सफलतापूर्वक संचालन काफी कठिन हो गया है। और 9th जो विशेषता है ये रेड टेपिज्म, यानी लाल फीताशाही। जो भारतीय प्रशासन में लाल फीताशाही पाई जाती है, इसका अर्थ है कि अधिकारी और कर्मचारी औपचारिकताओं पर बहुत ज्यादा बल देते हैं, यानी नियमों का कठोरता से पालन करते हैं। लाल फीताशाही के अंतर्गत सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। प्रशासन के सभी कार्य जनता की आलोचना के लिए खुले होते हैं और इसीलिए जो कर्मचारी वर्ग है वो नियमों पर आवश्यकता से अधिक बल देता है, जिसके कारण कार्यों में देर होती है और इसी को हम लाल फीताशाही कहते हैं। 10th जो हमारी विशेषता है प्रशासन की, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी विकेंद्रीयकृत प्रशासन। भारत में विकेंद्रीयकृत व्यवस्था को अपनाया गया है। ये विकेंद्रीकरण जरूरी भी है क्योंकि हमने डेमोक्रेसी को रियल बनाना है, यानी वास्तविक लोकतंत्र के सिद्धांत को अपनाया गया है। इसका मतलब जो प्रशासन की शक्तियां हैं वो किसी एक व्यक्ति या संस्था को ना सौंपकर ज्यादा से ज्यादा संस्थाओं में बांटी गई हैं ताकि अधिक से अधिक नागरिक उसमें भाग ले सकें। भारत के गांवों में पंचायती राज स्थापित किया गया है और जनता द्वारा निर्वाचित पंचायतें, पंचायत समितियां, जिला परिषदें समस्त ग्राम प्रशासन को चलाती हैं। सिमिलरली नगरों में नगर पालिकाएं, नगर निगम, छावनी बोर्ड आदि सब शासन की संस्थाएं प्रशासन की शक्तियों का प्रयोग करती हैं। और 11वीं जो विशेषता है दैट इज यूनिफॉर्मिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी प्रशासन में एक रूपता। भारतीय प्रशासन की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें प्रशासनिक एक रूपता पाई जाती है, यानी भारत में बहुत सारे धर्मों और जातियों और भाषाओं के लोग हैं, फिर भी प्रत्येक राज्य को अपनी इच्छा अनुसार प्रशासन का अधिकार है, फिर भी समस्त देश में एक जैसा शासन स्थापित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। केंद्र की भांति राज्यों को भी संसदीय शासन प्रणाली प्रदान की गई है। कोई भी राज्य अपनी इच्छा से इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता है। सभी राज्यों में विधान मंडलों का संगठन, शक्तियां, उच्च न्यायालयों का संगठन और शक्तियां लगभग एक समान है और इसके लिए जो केंद्रीय चुनाव आयोग है और राज्य चुनाव आयोग समय समय पर चुनाव करवाते हैं। और हमारे सारे जो भारत का प्रशासन है वो जिलों में बांटा गया है और हर जिले का प्रशासन एक डिप्टी कमिश्नर के अधीन रखा गया है, जिनको के कुछ राज्यों में कलेक्टर और कुछ राज्यों में जिला उपायुक्त भी कहते हैं। और 12वीं जो विशेषता है दैट इज यूनिटरी एडमिनिस्ट्रेशन विद फेडरल स्ट्रक्चर, यानी संघीय ढांचे के साथ एकात्मक प्रशासन। यानी भारत का संविधान संघात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था करता है, परंतु वास्तव में भारतीय प्रशासन संघात्मक लक्षणों के सहित एकात्मक प्रशासन है।
भारत में दो प्रकार की सरकारें हैं, केंद्र व राज्य सरकारें, और दोनों की अपनी अलग अलग शक्तियां प्रदान की गई हैं, परंतु वास्तव में समस्त ढांचा, प्रशासन का समस्त ढांचा एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति संघ सरकार करती है। अधिकतर संघीय कानूनों का प्रशासन राज्य कर्मचारियों द्वारा ही किया जाता है। राज्य की कार्यपालिका अपनी शक्ति का प्रयोग केवल इस प्रकार कर सकती है कि संघ की प्रशासकीय शक्तियों में कोई बाधा उत्पन्न न हो। तो इस तरीके से जो भारतीय प्रशासन है वो संघात्मक लक्षणों के साथ एकात्मक प्रशासन है, और इमरजेंसी में तो ये बिल्कुल एकात्मक हो जाता है। और 13 जो विशेषता है दैट इज सिंगल सिटीजनशिप, यानी इकहरी नागरिकता। भारतीय प्रशासन में इकहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है। भारत की भूमि पर रहने वाला कोई भी भारतीय एकल नागरिकता को प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक नागरिक भारत का नागरिक है। अमेरिका की तरह दोहरी नागरिकता उसको प्राप्त नहीं है। नागरिकता संबंधी समस्त अधिकार संसद के पास है और राज्यों को इस विषय में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। और 14th जो हमारा पॉइंट है दैट इज डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। भारतीय प्रशासन में सिद्धांत और व्यवहार में काफी अंतर है। भारतीय प्रशासन में सैद्धांतिक और व्यवहारिक अंतर पाया जाता है। भारतीय प्रशासन में लिखा है कि प्रशासन की सभी कार्यपालिका शक्तियां संविधान की धारा 53 में राष्ट्रपति को दी गई हैं, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से कर सकता है। परंतु वास्तव में संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण वह अपनी शक्तियों का प्रयोग इच्छा अनुसार न करके मंत्रिमंडल की सलाह से करता है। परंतु संविधान में ये लिखा हुआ है कि धारा 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है। लेकिन प्रैक्टिस के अंदर यह है कि वही देश की वास्तविक कार्यपालिका है। संविधान के 42वें संशोधन में तो राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया था, परंतु बाद में इसको चेंज कर दिया कि एक बार राष्ट्रपति मंत्री परिषद को रिकंसीडर करने के लिए कह सकता है। आगे 15th पॉइंट है वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कल्याणकारी प्रशासन। तो भारतीय प्रशासन कल्याणकारी प्रशासन है। संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो भी सिद्धांत दिए गए हैं वे मुख्य रूप से कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत हैं। सरकार ने कल्याणकारी कार्यों के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम, पंचायती राज, सहकारिता आंदोलन, नीति आयोग और बहुत सारी ऐसी संस्थाओं की स्थापना की गई है जिसका मुख्य लक्ष्य जन कल्याण करना है। इसके अतिरिक्त भारतीय प्रशासन लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, कृषि आदि के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य करता है। और आगे 16th पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेशन रन बाय पब्लिक सर्विसेज, यानी लोक सेवाओं द्वारा संचालित प्रशासन। यानी भारतीय प्रशासन लोक सेवाओं के द्वारा चलाया जाता है। तो जो प्रशासन को विभिन्न विभागों में बांटा जाता है और हर विभाग का इंचार्ज एक मंत्री होता है जो कि प्रशासन को अच्छी तरह चलाने के लिए कार्य करता है। और मंत्री केवल राजनीतिक अध्यक्ष होता है जिसको कि हम अस्थायी अध्यक्ष कह सकते हैं। और विभाग का वास्तविक प्रशासन स्थायी कर्मचारियों द्वारा चलाया जाता है जो मंत्री के अधीन होते हैं और जिनको विभाग की पूरी जानकारी होती है, और वो विभाग को चलाने के लिए लोक सेवकों द्वारा मंत्रियों को परामर्श दिया जाता है।
और मोस्टली जो मंत्री हैं वो लेख सेवकों के परामर्श का आदर करते हैं और उसी के अनुसार प्रशासन को चलाते हैं। कई बार मंत्री बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो तो वो लोक सेवकों की एडवाइस को दरकिनार कर सकता है। आमतौर पर लोक सेवकों की सलाह पर ही प्रशासन चलता है। 17वां पॉइंट है सेक्युलर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी धर्मनिरपेक्ष प्रशासन। भारतीय प्रशासन की एक विशेषता इसकी धर्मनिरपेक्षता है, यानी भारतीय प्रशासन में किसी भी धर्म को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं और धर्म के भेदभाव के बिना किसी भी नागरिक को योग्यता के आधार पर प्रशासन के किसी भी पद पर नियुक्त किया जा सकता है और सभी धर्मों को अपना प्रचार और विकास करने के लिए प्रशासन की ओर से समान सुविधाएं प्राप्त हैं। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमारी प्रस्तावना में भी धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य भी भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य प्रकट करना है। और अगली विशेषता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी प्रशासकीय उत्तरदायित्व। भारतीय प्रशासन की यह भी विशेषता है कि प्रशासन स्वेच्छाचारिता से कार्य नहीं करेगा, बल्कि उत्तरदायी प्रशासन है। प्रशासकीय उत्तरदायित्व के कारण ही भारत में जो संसदीय प्रणाली है वो सुचारू रूप से चल रही है। प्रशासन को चलाने वाले जो स्थायी कर्मचारी हैं वो मंत्री के प्रति उत्तरदायी है। यदि वे अपना काम ठीक से नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के बाद उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। और प्रशासन का जो राजनीतिक अध्यक्ष अर्थात मंत्री या मंत्रिमंडल अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी है। नेक्स्ट पॉइंट है लॉ बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कानून पर आधारित प्रशासन। यानी भारतीय प्रशासन की एक विशेषता यह है कि वह कानून पर आधारित है। भारतीय प्रशासन कानूनी नियमों व उपनियमों के अंतर्गत कार्य करता है। इसके द्वारा कोई भी कार्य कानून के विरुद्ध नहीं किया जा सकता। अगर प्रशासन ऐसा करता भी है तो उस पर न्यायालय प्रतिबंध लगा देता है या उसको अवैध घोषित कर सकता है। और 20वां पॉइंट है दैट इज पॉलिटिकल कंट्रोल, यानी राजनीतिक नियंत्रण। भारतीय प्रशासन की विशेषता है कि इस पर राजनीतिक नियंत्रण होता है। चुनावों में जो भी राजनीतिक दल जीतता है उसे सत्ता सौंप दी जाती है। उस दल के चुने हुए नेताओं को जो डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं उनका अध्यक्ष बना दिया जाता है, यानी उसका मंत्री बना दिया जाता है और वे अपने विभाग को अच्छे तरीके से चलाने के लिए उत्तरदायी होते हैं और संबंधित विभाग के प्रशासन पर उस मंत्री का पूर्ण नियंत्रण होता है और वह आवश्यक दिशा निर्देश दे सकता है। वह किसी भी कर्मचारी का स्थानांतरण, पदोन्नति या अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है। तो ये थी काफी सारी प्रशासन की विशेषताएं और इसके साथ ही ये टॉपिक खत्म हुआ। थैंक यू वेरी मच।